नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है टीम स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया विल इन्वेस्ट $14 बिलियन इन दिस ऑयल रिच कंट्री। तो चलिए देखते हैं भाई क्या बातचीत हो रही है। भाई मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया नाइजीरिया के अंदर $14 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। इंडिया पहला ऐसा ममालिक है जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो भी नाइजीरिया जैसे मुल्क के अंदर। अफ्रीका की एक स्टेट है ये। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि इंडिया इतना कैपेबल है कि वो अब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में करना चाहता है? जी बिल्कुल, इंडिया जो है ना एक उस ट्रैक पे जा रहा है कि जहाँ पे वो चाइना, अमेरिका और दूसरी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको कम्पीट कर रहा है। सबसे बड़ी उनकी बात ये है कि उन्होंने एक अपना मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशियत बनाया हुआ है। ठीक है कि हम पॉलिटिक्स से, जमहूरियत से जो मर्ज़ी करें, हमने अपने जो मुल्क की है तरक्की उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाया हुआ है, तो उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप देखें हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नो चार्टर ऑफ इकॉनमी। यहाँ पे जो बंदा आता है वो सिर्फ अपना सोचता है और पाकिस्तान को खाने का सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंडिया सबसे बड़ा कह लें कि इम्पोर्टर था नाइजीरिया से क्रूड ऑयल का। आपको बताइए उसके बाद देखा जाए तो उसने अमेरिका से भी अपनी जो ट्रेड है क्रूड ऑयल की वो थोड़ी बहुत कम किया है, लेकिन इस वक्त रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया डिपेंड कर रहा है क्रूड ऑयल लेने के लिए। और क्या कहना चाहते हैं कि $8 बिलियन सिर्फ उस पर नाइजीरिया में इस चीज़ पर इन्वेस्ट होंगे कि वहाँ की जो ऑयल की मशीनरी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें ना, अब नाइजीरिया है या कोई छोटी कंट्री हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं अब ये अमेरिका वाला जो पोल है उसको छोड़ के चाइना के और रशिया के पोल में आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये ना तो किसी अब वार का पार्ट है ना किसी और चीज़ का। इंडिया जो है अभी भी कोल्ड वार समहाउ वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जिस तरह आप देख लें अफ़गानिस्तान में, शाम में, पाकिस्तान में भी समहाउ तो नहीं, खैर बहुत बड़े लेवल तक वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। तो चाइना अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, ना वो पहले था। जो रशिया है वो पहले था, अब वो एक तरक्की के राह पे और पुरअमन, ठीक है, पीसफुल रास्ते की तरफ जा रहा है। और अमेरिका जो है इन चीज़ों को लाइक ही नहीं करता, वो चाहता है कि सिर्फ मेरा गलबा रहे, मेरा इन्फ्लुएंस रहे। तो आपको पता है जो बाइडन ने भी इस वक्त इंडिया को विजिट किया है और जो G20 की मीटिंग है उसके अंदर आप देख लें जो कि कश्मीर में होने जा रही है, पिछली दफ़ा भी कश्मीर में हुई थी, वहाँ पर डेवलपमेंट की बातें करने जाएंगे। जो बाइडन इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं इंडियंस के लिए, स्पेशली कह लें कि डिफेंस के लिहाज से भी कुछ गिफ्ट देंगे, वीज़ास के लिहाज से भी देंगे। तो मतलब एक आध मीटिंग होगी, अभी तो फिलहाल दिल्ली में मीटिंग चल रही है। जो बाइडन कश्मीर नहीं जा रहे हैं, जो बाइडन दिल्ली में है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही मीटिंग हो रही है। हमारी क्या अमेरिका के साथ अच्छी लगती नहीं है या हमने बनाई नहीं है कि जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी इंडिया को ही प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए जी, हमने इंडिया के साथ बनाई है लेकिन अपने मुफाद के लिए। ठीक है ना, इंडिया हमें अपना एक गुलाम अमेरिका के साथ हमने अपनी बनाई है सिर्फ अपने मुफाद के लिए। वो हमें डॉलर देता है, हम उनके लिए काम करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार भी डॉलर मांगे हमने उनसे? 3-4 महीने लगातार मांगते रहे। IMF इग्नोर करता रहा या सेक्शंस लगा दिया। अब भी कहते हैं कि जी मुल्क में जितनी भी महंगाई हो रही है IMF की वजह से हो रही है। तो IMF जो है अभी भी रिसेंटली आप देखें, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में टैक्स इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि वो अमीर लोगों से टैक्स लें और गरीबों को रिलीफ दें। लेकिन उल्टा सिस्टम हो रहा है, वो गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं और अमीर को रिलीफ मिल रहा है। तो अमेरिका की अगर आप बात कर रही हैं तो अमेरिका जो है वो, अमेरिका के साथ हम दोस्ताना रिलेशन हमारा कभी भी नहीं रहा। ठीक है, वो एक ऑनर स्लेव वाला रिलेशन रहा है। ठीक है ना, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो हमारा रिलेशन है वो कोई दोस्ताना नहीं है। ठीक है, वो हमें पहले पैसे देते थे, हम उनके लिए काम करते थे, कभी किसी के मुल्क में कभी किसी मुल्क में। ठीक है, तो जब ये मामला ख़त्म होते हैं तो दोस्ताना लेवल पे जो चीज़ें होती हैं फिर वो कॉमनली डील होती हैं। ठीक है, हम उनके दोस्त ही नहीं हैं वहाँ पे। इंडिया, आप देखें इंडिया ने हर किसी के साथ दोस्ती की है, दोस्ती निभा रहा है। साथ में अगर आप बात करें सऊदीया के जो शहजादे थे, प्रिंस, वो भी आने वाले थे पाकिस्तान में, लेकिन अपनी जो फ़्लाइट थी कैंसिल करवा दी। कहते हैं मैंने तो पाकिस्तान विजिट ही नहीं करना है, और हमने समझा कि शायद वो कहते हैं मौसम की कुछ खराबी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन एक्चुअल में वो आना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान अपने आप को इतना डिग्रेड करता जा रहा है, हमें नज़र भी आ रहा है, और अवाम चुप बैठी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया वहाँ पर नाइजीरिया में $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। साथ में देखा जाए तो पेप्सिको एक सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी है, वो इंडिया में अब कह लें कि अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रही है। मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग, हर कोई वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। अब देख लें कि इंडिया ने वो उनका जो चंद्रयान मिशन था वो ही कंप्लीट किया और साउथ पोल पे लैंडिंग की, जहाँ पे कोई कर नहीं सकता था और बड़े कंट्री टाइप में थे तो नहीं कर सका, तो इंडिया ने किया। आप देखिए कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हुक्मरान आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसा भरने की, ठीक है ना, अपनी जेब भरने की और अपना पैसा बनाने की सोचता है। अवाम को उसको फिक्र ही नहीं है, ठीक जब है। हमें पता है वो पैसा बनाता है, वो पैसा बनाने आया है, उसने पैसा ही बना के जाना है, तो हम पागल हैं कि हम उन्हीं को रिपीट करते जा रहे हैं। जबकि हम एक तरफ कहते हैं जी नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं, उनको क्या पता मुल्क कैसे चलाते हैं। उनका टेन्योर देख लें, उनका इरा देख लें, चंद्रयान तक पहुँच गए, सूरज तक पहुँच गए हैं। हम बस ये थे कौम हासिल कौम नाकाम हो चुके हैं ना। देखें हमारे जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो कौन है, वो हम में से उठ के ऊपर गए हैं, ठीक है। वो जिस तरह कर रहे हैं वो हमारी अक्कासी कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो हम भी इधर करप्शन ही कर रहे हैं। हमने बस ये थे कौम क्या किया, ठीक है। हमारा रूल एंड लॉ क्या है, हम बस ये तो एक सिविलाइज्ड मुआशरा है नहीं है। जब हम नहीं है तो हम किसी से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए क्या करे, ठीक है। जब हम खुद ही अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे, ठीक है। हर बंदे का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, हर ग्राउंड लेवल पे जाएं, यूनियन काउंसिल लेवल पे जाएं, हर बंदे का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जब आप अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे, हर बंदा आप में है, तब आप बड़े लेवल पे जाके कैसे सही करेंगे। जब आप छोटे लेवल पे ही चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, अपना असर और रसूख कायम रखना चाहते हैं छोटे लेवल पे, गली मोहल्ले के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, और आप समझते हैं कि ऊपर जो प्रोविंस और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले आपको पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर जाएँ। क्योंकि बाय द टाइम और बाय द बेस चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। और मिन हैसल कौम हम बड़े कोई ना आलसी हैं हम हिलते नहीं हैं, हम बाहर जाके खाना खाना प्रेफर कर लेंगे। हम बात आलसी पने की नहीं है, आप में बुद्धि ही नहीं है। अब मैं इसका सबसे ताजा एग्जांपल देता हूं जो पाकिस्तान में हुआ है। क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी देश के आर्मी चीफ ने उस देश की इकोनॉमी संभालने का बीड़ा उठाया हो? कभी यह सुना है आपने? आपके नए नवेले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, उन्होंने मीटिंग बुलाई, बिजनेसमैन को बुलाया और कहा कि मैं ठीक करूंगा जी पाकिस्तान की इकोनॉमी और आप देखिएगा प्रॉस्पेरस हो जाएगा पाकिस्तान। यू गाइज आर किडिंग? आर्मी चीफ का काम देश की इकोनॉमी को ठीक करने का है, तो वर्दी किस लिए पहनी है भाई? उतारे वर्दी ना, मिनिस्टर बन जाए। तो जो देश ये कर सकता है ना कि भाई अपने देश की सेना के चीफ को ये अधिकार दे दे कि भाई तो कुछ कर लो यार, इकोनॉमी ही ठीक कर दो, बाकी तो वैसे कुछ कर नहीं पाए। 71 में आपने आधा मुल्क गंवा दिया, वो 84 में सियाचिन गंवा दिया, ये सब जंग हार गए, लेकिन तब भी यार कर दो यार। आप सोचिए, आप लोग मजाक कर रहे हैं अपनी कंट्री के साथ। आर्मी चीफ का काम इकोनॉमी ठीक करना है। पागल हो गए हैं आप लोग, आप लोग को समझ ही नहीं है। बंदर को देंगे तलवार की, जा दुश्मनों से लड़। ठीक है मैम, जितनी बातें ठीक है उतने मुंह, जितनी मुंह उतनी बातें। बाकी ये कि अपने आप को ठीक करें, पहले खुद को ठीक करें, फिर दूसरों पे बात करें, ठीक है ना। जहाँ पे हमें इंटरेस्ट हमारा नज़र आता है, हम किसी दबाव से डर जाते हैं या अपने इंटरेस्ट की वजह से हम एक जो हक के साथ बंदा खड़ा है उसको छोड़ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं कर रहा, किसी भी फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे हमारा काम नहीं बनना, तो हम क्या करते हैं कि वो पहाड़ में जाए, चाहे वो हक पे है या बातिल पे है, हम दूसरी साइड पे जाते हैं, ठीक है। पहले खुद को ठीक करें, फिर ऊपर देखेंगे ऊपर ठीक होगा नहीं ठीक होगा। मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चलते हैं हम इंडिया के अपना नेबर ममालिक है वो हमारा, और तरक्की के लिहाज से कह लें कि पूरी एशियन कंट्रीज़ को वो पीछे छोड़ा, बल्कि एशियंस को ही नहीं, ओवरऑल सारे कॉन्टिनेंट्स में से बहुत आगे जा रहा है। रिसेंटली वो $14 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं नाइजीरिया में, जबकि इंडिया उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर था क्रूड ऑयल का। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर लोग क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा मईशत मजबूत होती जा रही है? मेरे ख्याल में इंडिया में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक ज़माने में इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल सेम बराबर थी, और इस वक्त आप देखेंगे कि इंडिया की करेंसी मोर देन 4 टाइम्स पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिकली हालात बहुत ही ज़्यादा बहुत टफ़ हो चुके हैं। गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। पेट्रोल की प्राइसेस देख लें और इसके अलावा महंगाई देख लें, दिन ब दिन हर वीकली बल्कि पर डे के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ महंगी है। 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल देख लें, आप डॉलर की प्राइस देख लें। इसलिए हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो सिचुएशन जो है ना वो
इसलिए हमारी सिचुएशन ख़राब करने में हमने खुद अवाम ने भी हाथ रखा हुआ है, साथ में गवर्नमेंट ने भी हाथ रखा हुआ है, क्योंकि हम उनसे सवाल नहीं करते, वो हमें जवाब नहीं देते हैं। जवाब सवाल कर लें तो कह लें कि हमें उठा लिया जाता है, हम नज़र नहीं आते अगले दिन। लेकिन यही बात इंडिया की बात करें तो इंडिया को सबसे बड़ी जमहूरियत कंसीडर किया जाता है। वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा नाइजीरिया में $14 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और देखा जाए तो जो बाइडन ने रिसेंटली इंडिया को विजिट किया, बहुत सारे तहफ़ दे रहे हैं उनको। यहाँ पे पैसा लगाने के लिए इससे इंटरेस्टेड नहीं है, वो यहाँ पे सेफ नहीं है। उनको पता है कि जब वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे कभी भी कोई ना कुछ मसला आ जाता है, कभी गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी कोई मसला आ गया जिसकी वजह से उनके पैसे डूबने का उनको बहुत ही ज़्यादा डर होता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अक्सर आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो सारा यहाँ से पैसा उठा के आप बाहर ले गए हैं। बांग्लादेश आप देख लें, एक ज़माने में बांग्लादेश, मैंने खुद मेरे गया हूँ वहाँ पे, तो बांग्लादेश देख लें कि उस ज़माने में बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से 5-6 टाइम्स लेस थी। अब देख लें उसकी करेंसी पाकिस्तान से ऊपर है, और इकोनॉमिकली होज़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, और अब देख लें कि जितनी भी गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो सारी बांग्लादेश में बन रही है सारी। एप्पल को देख लें आप, एप्पल ने इंडिया में उनका बाकायदा उनकी आउटलेट है, ऑफिशियली आउटलेट है। पाकिस्तान में देख लें इसकी ऑफिशियल आउटलेट ही नहीं है, इसलिए बड़ी चेन्स आप देख लें पाकिस्तान में वो नहीं है। वो इस आउटलेट छोड़ो सर, हमारे यहाँ आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है। आउटलेट तो अब आया है, आईफोन मैन्युफैक्चर होना कब का शुरू हो चुका है। मेड इन इंडिया आईफोन पूरी दुनिया में सप्लाई किए जा रहे हैं। यहां से हम आईफोन बना रहे हैं एप्पल के लिए। इसलिए कि वो चाहते हैं पाकिस्तान में वो अपने को सेफ कंसीडर नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि हम बाहर के ममालिक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और बड़ी कंपनीज हैं हम बाहर की मुल्क ममालिक अपनी वो इन्वेस्टमेंट करें। बात आपने बिल्कुल सही किया है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे एप्पल के आपको आउटलेट नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स की असम्बलिंग हो रही है, 15 की हो रही है, साथ में देखा जाए पोर्शे, टेस्ला, वहाँ पर इंडिया चाइना जैसी बड़ी कंपनी जो है BYD, वो कहती है कि हमारे यहाँ पर कह लें कि कार मैन्युफैक्चर। आप देख लें चाइना ने इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है, लैंड रोवर को टेक ओवर कर लिया है, वॉल्वो उसने टेक ओवर कर लिया है, और देख लें काफ़ी इंडिया के अंदर टॉप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड चेंज है वो सब आपको इंडिया में मिलेंगी, बल्कि एशियन कंट्रीज़ में आपको मिलेंगी। मलेशिया देख लें, पाकिस्तान में भी, बस आप देख लें कि पाकिस्तान का आप देख लें, इसके पासपोर्ट को आप देख लें, आप इंटरनेट पे सर्च मार लें, इसका जो पासपोर्ट है 108 नंबर पे आ रहा है। इसके बाद सिर्फ 2 और ममालिक हैं कि 108 नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इतना डी वैल्यू हो चुका है। तो डीवैल्यू करने में हाथ किसके? हमारी आवाम। आपको लगता है कि आलसी है, सोती रहती है, कुछ कहती नहीं है, कोई भी चीज़ बढ़ जाती है हम कहते हैं ओके ठीक बढ़ गई है, कोई मसला नहीं है। गरीब लोग चीखते चलाते हैं, करते हैं, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे आप देख लें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो आवाम को चाहिए ना कि थोड़ा सा आप देखें। पेट्रोल के प्राइसेस देखें, 307 रुपीज़ पेट्रोल। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पेट्रोल महंगा नहीं देखा, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब बाइक देख लें, जो बाइक यूज़ करते हैं, अभी आप सोशल मीडिया पे देख लें लोग इतना करते हैं, बाइकों को तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, यानी कि फ़नी वीडियोस भी बनाते हैं, मगर वो देख लें इसलिए बनाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारी जो हुकूमत है उसको थोड़ी शर्म आए, वो सोचे कि मैंने करके दिया है इस मुल्क के साथ, और इसको सिर्फ खाया है मैंने, खाने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं रहा। तो देख लें मुल्क की सिचुएशन बैड से बैड तर होती जा रही है। आप पासपोर्ट ऑफिस में देख लें, कहीं भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लोग ज़्यादातर बाहर ही निकल रहे हैं। लास्ट आप 6 मंथ्स में देख लें या 4 मंथ्स में देख लें, अराउंड 4 and 5 लाख पीपल बाहर निकल चुके हैं। आप देख लें मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर लोग, सऊदीया, दुबई, वो छोटी जॉब से मिलते हैं वो निकल जाते हैं। उनको पता है पाकिस्तान में अब गरीब देख लें, जिसकी सैलरी 20,000 है या 30,000 है, उसकी सैलरी तो उतनी है, उसकी महंगाई, बिजली के बिल और सारे वो उससे डबल हैं। अब वो अपने बच्चों को क्या खिलाए, वो क्या करे, उसको खुद समझ नहीं आती वो क्या करे। अब देख लें सोशल मीडिया पे आए दिन आता रहता है, उसने खुदकुशी कर ली, उसने खुदकुशी कर ली, ये सब उनके बिजली के बिल इतने आ गए, उसका ये हो गया, वो खाने को क्या, दालें देख लें, सब्ज़ी देख लें, गोश्त देख लें, वो डबल से ट्रिपल प्राइसेस में। अब वो गरीब लोग तो मटन को खरीद सकते हैं, गरीब लोग कभी भी नहीं खरीद सकते। 2500-2600 रुपीज़ kg मटन है, और बीफ देख लें आप वो 1500-1600 रुपीज़ है। लेकिन हम चुप नहीं करते, हम चीज़ें खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। चीज़ जितने 1000 आपको 2000 में भी महंगी मिलेगी ना, हम कहेंगे हमने वो चीज़ खरीदनी है। जबकि चाइना की बात कर ले, कंडा महंगा हुआ था, वहाँ पे लोग बाहर निकल आए, स्ट्राइक की, हम अंडा नहीं खरीदेंगे जब तक सस्ता नहीं करोगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, कोई भी चीज़ होती है, लोग वहाँ पर जानते हैं कि हमारा हक है, हमारा राइट है, हमारे वोटों से तुम लोग आते हो। बात यह है कि पाकिस्तान में अवाम जो है, आप देख लें बाहर पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए, गाड़ियाँ देख लें, हम लोगों के पास लग्जरी कार्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और पेट्रोल वो इसी तरह, ट्रैफिक तो वैसे ही है, ट्रैफिक बल्कि डबल हो चुकी है। फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद अभी आप नया फ्लाईओवर बन रहा है ये पिको रोड के ऊपर, ये देख लें आप, जो फैसल टाउन रोड है, ज़रूरत है उस फ्लाईओवर की? ज़रूरत अभी तो इस लेवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आवाम को ज़रूरत है, उनको रिलीफ दी जाए। उसके बाद जब हमारी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये बाद में करनी चाहिए। सबसे पहले आवाम को रिलीफ देना चाहिए, पेट्रोल के अंदर, महंगाई के अंदर आवाम हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए स्पेशली,
और कि गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को सोचना चाहिए कि अमीर तो लोग, वो तो अमीर से अमीर, अमीर से अमीर, वो तो होते ही जा रहे हैं, गरीब तो पिसता ही जा रहा है, वो गरीब से गरीब, गरीब से गरीब तो होता जा रहा है। सबसे पहले गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए कि उनको किस तरीके से रिलीफ दें। ये जो चीज़ें फ्लाईओवर, ये चीज़ें जो गवर्नमेंट लगा रही है पैसे, इनको बाद में सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो गया। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो ये सब चलता रहता है। हम आते हैं मुद्दे पर कि नाइजीरिया में 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑयल सेक्टर में इंडिया करने वाला है। तो देखिए, बात सिर्फ नाइजीरिया की नहीं है, हम बहुत पहले से ऐसे काम कर रहे हैं। आप लोगों में से पता नहीं कितनों को पता है कि हमारी जो अफ्रीका को लेकर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी में अफ्रीकन कंट्रीज की मदद है। अभी जब यूएन से रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आपने चावल के एक्सपोर्ट पर, नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है, उससे जो हमारा जो प्रोग्राम है जो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जाता है, छोटी कंट्रीज के लिए, उससे प्रभावित होगा, आप दें। तो इंडिया की तरफ से कहा गया कि जी आप चिंता मत करें, बैन बाकियों के लिए है, जहां पर यूएन के प्रोग्राम की बात आएगी तो वहां के लिए यहाँ पे बैन मायने नहीं रखता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आप में से पता नहीं कईयों को पता है कि नहीं है कि अफ्रीकन मार्केट में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैरानी हो रही है सुन के। हमारी जो बाइक की कंपनीज हैं, उन्होंने चाइनीज कंपनियों के नाक में दम कर दिया। अच्छा प्रोडक्ट देकर, क्वालिटी प्रोडक्ट देकर, भरोसेमंद प्रोडक्ट देकर। चाइनीज तो वही है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन इंडिया ने अपने प्रोडक्ट में अपनी ईमानदारी दिखाई। लूटने के लिए नहीं बनाया प्रोडक्ट। और आज ये है कि 50-60 से ज्यादा चाइनीज बाइक कंपनियां भाग चुकी हैं अफ्रीका छोड़कर, और इंडियन बाइक्स की धूम मच गई है वहां पर। इंडिया के कारों की, इंडिया के ट्रक्स की, इंडिया के बसेस की। इसके अलावा हम अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रेन के इंजन सप्लाई करते हैं, ट्रेन के पार्ट सप्लाई करते हैं, ट्रेन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं। तो आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। और हम सबसे ताजा उदाहरण अफ्रीका के लिए G20 में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा के उसको परमानेंट मेंबर बनाकर। अब G21 हो गया। अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकन देशों का जो यूनियन है वो शामिल हो गया, परमानेंट मेंबर बन गया G20 का। पाकिस्तान नहीं है G20 में, लेकिन हमने उनको शामिल करा लिया। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हम बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं कि कल की रोटी कैसे मिलेगी, हम वो दे चुके हैं अपने लोगों को। तो हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कोरोना टाइम में आपने देखा, जब लोग वैक्सीन नहीं दे रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज में हमने वैक्सीन भेजी, फ्री में वैक्सीन भेजी। आज भी इंडिया के गुण गाते हैं वो लोग कि अगर इंडिया नहीं होता तो आज हम कहां होते। तो हम पाकिस्तान की तरह लालची नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में तो लालच कूट कूट कर भरा है। हम लालची नहीं। हमने श्रीलंका की मदद की, हमने नेपाल की मदद की, हमने भूटान की मदद की, म्यांमार की मदद की, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की मदद की, और भी कई जगहों पे मदद कर रहे हैं। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम, G20 का टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी दुनिया को एक अपना मानते हैं, पाकिस्तान छोड़कर। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।